हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोकुल क्लासेस। गोकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने इंडिया सिंगापुर रिलेशन के को देखा था, जो कि इंडिया के एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी के तहत हमने देखा था। सिंगापुर काफी पुराना इंडिया के साथ रिलेशनशिप है। इनफैक्ट जो रिलेशनशिप है वो कॉलोनियल पीरियड से ही शुरू हुआ था। और हमने देखा था कि किस प्रकार से सिंगापुर इंडिया के लिए, इंडिया के इंडो पैसिफिक रीजन, एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड आसियन कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप को डिफाइन करने में काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। साथ ही जो इंडिया के इंडियन ओशन में इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने में भी काफी महत्वपूर्ण है। और काफी कॉर्डियल रिलेशनशिप है दोनों देशों के बीच में। तो आज इसी एक्सटेंडेड नेबरहुड के ही क्रम में हम इंडिया और इंडोनेशिया का रिलेशनशिप पर चर्चा करने वाले हैं। एंड यू कैन सी हियर इन द मैप, ये आपका इंडोनेशिया है। ठीक है, इंडोनेशिया काफी छोटे छोटे द्वीपों में बटा हुआ द्वीपीय देश है। और ये लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है यहाँ पे। एंड दिस इज सुमात्रा, जो है काफी उसका सबसे बड़ा जो द्वीप है जावा, जावा द्वीप है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये मलक्का स्टेट है, जो स्ट्रेटेजिकली काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अब हम इस पूरे क्लास में इंडोनेशिया और इंडिया के रिलेशनशिप पर ही चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम कुछ फैक्ट्स की बात करें इंडोनेशिया के बारे में, तो जो इंडोनेशिया है वो दुनिया का लार्जेस्ट आइसलैंड कंट्री है। मतलब दुनिया की सबसे बड़ी द्वीपीय देश है इंडोनेशिया। और यहाँ पे अराउंड 17,000 से भी अधिक द्वीप है। तो आप सोचिए कि ये काफी बड़ा द्वीपीय देश सच में है। और 17,000 से भी ज्यादा यहाँ पे द्वीप है। उसी के साथ जो यहाँ की जनसंख्या है वो दुनिया में फोर्थ लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। ओके, फोर्थ लार्जेस्ट पॉपुलेशन, फर्स्ट एंड सेकेंड चाइना और इंडिया है। एंड which country is third? Please comment in the comment box. And here is the fourth largest populated country, Indonesia we are talking about. ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पे जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा है। और इंडिया का जो है सेकेंड नंबर पे पोजीशन है मुस्लिम पॉपुलेशन को दृष्टिकोण से देखा जाए। बट इंडिया इज नॉट ए इस्लामिक कंट्री, यू ऑल नोज। ठीक है, लेकिन सेकेंड मोस्ट जो है पॉपुलर कंट्री है मुस्लिम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो। और इसी तरीके से मोस्ट पॉपुलर आइसलैंड भी है इंडोनेशिया। और मोस्ट पॉपुलर आइसलैंड जो है जावा, जो हमने जावा द्वीप देखा था, ठीक है, इंडोनेशिया का वो है। और इंडोनेशिया के जो नॉन अलाइंड मूवमेंट है उसका फाउंडिंग मेंबर भी था इंडिया के साथ। इंडोनेशिया के सुकर्णो जी का नाम आपने सुना होगा, तो वो उस समय फाउंडिंग मेंबर थे नए मूवमेंट का। क्योंकि इंडोनेशिया भी उस समय शुरू में आजाद हुआ था और दोनों देशों के जो इंटरेस्ट हैं वो काफी समान थे। यानी साम्राज्यवाद से सुरक्षा करनी थी और जो औपनिवेशवाद था उससे सुरक्षा करनी थी। और जो विश्व में जो दो ध्रुवीय विश्व में जो इस तरीके की चीजें चल रही थी, कंपटीशन चल रहा था दो महाशक्तियों के बीच में, उससे बच के भी रखना था, अपनी आजादी को बचाना था, अपने लोगों का सामाजिक आर्थिक विकास करना था। तो इस दृष्टिकोण से दोनों देशों के इंटरेस्ट मिले हुए थे। और इसी दृष्टिकोण से उन देशों ने जो है नए मूवमेंट में आगे बढ़ करके उसको प्रारंभ किया था। और इंडोनेशिया और भारत के साथ एक जो है मैरीटाइम बाउंड्री भी शेयर करता है। ठीक है, और इंडोनेशिया जो है आसियान कंट्रीज में भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। ठीक है, इंडोनेशिया और भारत हमेशा से संस्कृति, अर्थव्यवस्था और राजनीति में, ठीक है, कल्चर, इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स में नेचुरल पार्टनर्स रहे हैं, यानी स्वाभाविक मित्र रहे हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकता है यूपीएससी में, इस तरीके के क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं नेचुरल फ्रेंड वाले। अगर कोई जो है कंट्री का हेड आता है इंडिया में, या इंडिया का हेड जाता है उधर, और वो कोई स्टेटमेंट दे देते हैं इस तरीके के कि इंडिया एंड इंडोनेशिया आर नेचुरल फ्रेंड्स, तो इस पे सीधे सीधे यूपीएससी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इस चीज को हमको समझना ज्यादा जरूरी रहेगा कि ये भी पूछा जा सकता है कि कल्चर, इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स में नेचुरल पार्टनर्स हैं, डिफाइन इट, या
एग्जामिन इट दिस काइंड ऑफ। ठीक है, तो जो अभी भी, लेकिन फिर भी जो सिंगापुर और वियतनाम जैसे के देशों की बात करें, उनसे तुलना करें, जो भारत और इंडोनेशिया का संबंध है, उसको उस तरीके का मोमेंटम नहीं मिल पाया है, उस तरीके की गति अभी भी नहीं मिल पाई है। ठीक है, तो ये हमने एक इंट्रोडक्शन देखा था। अब हम देखेंगे यहाँ पे बैकग्राउंड दोनों देशों के बीच है। तो जो इंडोनेशिया और भारत के संबंध है, वो लगभग 2 मिलेनियम यानी 2 सदियों से, 2 सहस्त्राब्दियों से चले आ रहे हैं। और दोनों देशों के बीच में शेयर्ड कल्चर, साझा साझा संस्कृति और कॉलोनियल हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस गोल्स जो है ऑफ द पॉलिटिकल सॉवरेनिटी, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की थी, राजनीतिक संप्रभुता को लेकर के स्वतंत्रता के बाद के जो लक्ष्य थे वो, और आर्थिक सेल्फ सफिशियंसी, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता, और जो स्वतंत्र विदेश नीति के लक्ष्यों का जो है, वो दोनों देशों के बायलैटरल रिलेशन पर काफी यूनिफाइंग तरीके से प्रभाव डालते हैं। मतलब एक तरीके से दोनों देशों के फॉरेन पॉलिसी पे ये सारे जो शेयर्ड कल्चर, कॉलोनियल हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंट गोल्स ऑफ द पॉलिटिकल सॉवरेनिटी, इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंटी एंड इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी प्रभाव डालते हैं। और इंडिया और जो इंडोनेशिया है, वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों में से एक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों देशों के बीच में रिलेशनशिप जो है का बेस काफी मजबूत है, स्ट्रांग है। और दोनों जो कंट्रीज हैं वो G20, E7 कंट्रीज और नॉन अलाइंड मूवमेंट एंड यूनाइटेड नेशन में मेंबर हैं, सदस्य हैं। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण से भी दोनों देशों के बीच में संबंध काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत और इंडोनेशिया ने एशियाई और अफ्रीकी स्वतंत्रता का समर्थन और जो है काफी क्लोज सहयोग दिया था। और बाद में 1955 में बांडुंग सम्मेलन में अफ्रो एशियाई और गुटनिरपेक्ष आंदोलनों की इसी तरीके से नींव रखी गई थी। ठीक है, तो ये काफी शुरू से ही आप देख रहे हो कि पॉलिटिकली कितना एक्टिव रिलेशनशिप रहा है इंडोनेशिया और भारत के बीच में। E7 कंट्रीज की बात करें तो E7 कंट्रीज का मतलब है इमर्जिंग 7। इमर्जिंग 7 का मतलब है जो टॉप टॉप इमर्जिंग मार्केट्स हैं वो इनके तहत आते हैं। तो इमर्जिंग 7 जो है उसके उसमें आप देख सकते हो यहाँ पे चाइना, इंडिया, ब्राजील, रशिया, मैक्सिको, इंडोनेशिया एंड टर्की 7 कंट्रीज जो है आते हैं, जिनकी जिनकी अर्थव्यवस्था, जिनका मार्केट काफी तेजी से एक्सपेंड हो रहा है, बढ़ रहा है। और इन्होंने इसीलिए अपना एक ग्रुपिंग किया हुआ है, E7 कंट्रीज के नाम से जाने जाते हैं, इमर्जिंग 7 कंट्रीज के नाम से। तो यहाँ पे इंडिया का जो है, इंडोनेशिया और इंडिया दोनों जो है मेंबर आपको दिखाई दे सकते हैं यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि इंडोनेशिया की इम्पोर्टेंस क्या है इंडिया के लिए। इंडिया के लिए क्या इम्पोर्टेंस है इंडोनेशिया की, इसको हम एक बार चर्चा करते हैं। इंडिया आसियान के भीतर जो इंडोनेशिया, ये तो एक महत्वपूर्ण देश है। और अगर हम कहें कि ये इन आसियान का बेस है तो ये भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से यह भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच में और भारतीय और प्रशांत महासागरों के बीच में एक तरीके से जो मेजर सी लेन्स ऑफ द कम्युनिकेशंस हैं उस पर पड़ता है इंडोनेशिया। जैसा कि आपने मैप में इसकी अवस्थिति देखी थी। ठीक है, इंडियन ओशन, दिस इज इंडियन ओशन एंड दिस इज पैसिफिक ओशन। तो इनके बीच में जो कम्युनिकेशन लेन है उसमें इंडोनेशिया आता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है इंडिया के लिए इस दृष्टिकोण से। और इंडिया का जो इंडोनेशिया के साथ जो द्विपक्षीय व्यापार है वो सभी आसियान देशों में सबसे बड़ा था। कब? 2015-16 में $16 अरब का व्यापार दोनों देशों के बीच में था। ठीक है, $16 अरब का व्यापार था। और यह संभावित रूप से दक्षिणी हिंद महासागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ने वाले लगभग सभी जो स्टेट्स हैं उनको कंट्रोल करता है। दक्षिणी हिंद महासागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ने वाले जो भी स्टेट्स हैं उन सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? इंडोनेशिया करता है। तो इस दृष्टिकोण से भी ये काफी महत्वपूर्ण है। यह जो है जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें एक
स्टेबल या मतलब कह सकते हो आपकी स्टेबलाइजिंग रोल, यानी कि स्थिर भूमिका निभा सकता है, क्योंकि जो चीन और दक्षिणी चीन सागर है, वहां पे चीन अपनी नौसैनिक जो शक्ति है उसको और जो वन बेल्ट एंड वन रोड है, यानी कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसको काफी डोमिनेटिंग तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो भारत की जो ईस्ट एक और इसी तरीके से जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है इंडिया की, उसमें भी इंडोनेशिया का काफी महत्वपूर्ण स्थान है। और जब चीन की बात आती है तो जो आसियान के देश हैं, उसको एक तरीके से, भारत को एक तरीके से बैलेंसिंग पावर के रूप में देखते हैं, जो चीन को बैलेंस करता है। तो इस दृष्टिकोण से इंडोनेशिया भी इंडिया को ऐसे ही देखता है कि चाइना को अगर बैलेंस करना है तो इंडिया के साथ रिलेशनशिप को अपने बनाना ही पड़ेगा, प्रगाढ़ बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक तरीके से इंपॉर्टेंस हमने देखी दोनों देशों के लिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं दोनों देशों के बीच में इकोनॉमिक एंड कल्चरल रिलेशनशिप। ठीक है, तो सामरिक दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण देशों में भारतीय निवेश को उसकी विदेश नीति के एक अंग के रूप में देखा जाना चाहिए। जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कंट्री है, वहां पे अगर इंडिया इन्वेस्ट करता है तो उसको भारत की फॉरेन पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण रूप के अंग के रूप में देखा जाना चाहिए, पार्ट के रूप में। ठीक है, इंडोनेशिया में ऊर्जा है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड टूरिज्म सेक्टर में काफी संभावनाएं हैं। और यहाँ पे निवेश इसलिए जो है अगर किया जाता है तो उसकी भी काफी पोटेंशियलिटी बढ़ जाती है। तो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड टूरिज्म के जो सेक्टर्स हैं, यहाँ पे पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। ठीक, जबकि जो कोयला है, कोयला, टेक्सटाइल, स्टील और ऑटो और बैंकिंग क्षेत्र में पहले से ही भारत जो है पोटेंशियल यानी सफिशियंट जो है, भारत का पर्याप्त भारतीय निवेश वहां पे किया जा रहा है। और संभावनाएं भी बहुत सारी हैं कि अभी भी बहुत सारा कुछ वहां पे किया जा सकता है। इसी तरीके से जो एक शिपिंग सर्विस है, वो हमारा जो कृष्णा पत्तनम जो बहुत महत्वपूर्ण एक बंदरगाह है। ठीक है, जो तो शिपिंग सर्विस जो है चेन्नई से लेकर के कृष्णा या कृष्णापट्टनम से लेकर के जो इंडोनेशिया में एक बंदरगाह है मेडान तक, वहां तक जो है अंडमान आइसलैंड से होते हुए चलाया जा रहा है। और इंडियन गुड्स के एक्सपोर्ट करने के लिए वहां पे कृष्णापट्टनम से लेकर के मेडान तक। ठीक है, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है। और शिक्षा और संस्कृति, ठीक है, एजुकेशन एंड कल्चर और पीपल टू पीपल रिलेशंस के बीच, पीपल टू पीपल रिलेशंस में भारतीय विश्वविद्यालयों में जो छात्रवृत्ति दी जाती है, स्कॉलरशिप इन इंडियन यूनिवर्सिटीज, ठीक है, और जो ट्रेनिंग के लिए जो स्लॉट्स इंडिया ने बढ़ा दिए हैं, ठीक है, और जो क्लोज एकेडमिक एक्सचेंजेस हैं दोनों देशों के बीच में, और जो वोकेशनल ट्रेनिंग है जो इंडियन कंपनीज के द्वारा, वो भी वहां पर प्रोवाइड कराई जाती है इंडोनेशिया को। ठीक है, तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर उदाहरण की बात करें तो भारत ने इंडोनेशिया के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उसको काफी कुछ सिखाया है इंडिया को। ठीक है, बाली से जहाँ मतलब जो बाली है, जो जहाँ पे इंडियन जो है काफी ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंडियंस हैं वो काफी ज्यादा जाते हैं बाली में विजिट करने के लिए, बाली को घूमने के लिए जाते हैं। तो इस दृष्टिकोण से भी, टूरिज्म के प्रमोशन के दृष्टिकोण से भी इंडिया ने इंडोनेशिया की काफी हेल्प करी है। तो ये आप देख सकते हो कुछ यहाँ पे टूरिस्ट प्लेसेस हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ टूरिस्ट, ये आप देखो वहाँ इंडोनेशिया का जो फेमस कोमोडो है, और इसी तरीके से कुछ टेम्पल्स इस सूप यहाँ पे आप दिखाई देते हैं। मरीन जो है टूरिज्म वो भी दिखाई देता है। काफी ब्यूटीफुल कंट्री है इंडोनेशिया। तो यहाँ पे टूरिज्म को, बुद्धिज्म भी यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये इंडिया जो है, इंडिया सॉरी इंडोनेशिया इंडिया की तरह ही एक तरीके से आप कह सकते हो कि है तो इस्लाम
इस्लाम वहाँ पे डोमिनेटिंग नेचर है, लेकिन काफी लिबरल है वहाँ का। और डेमोक्रेसी है, आप सोच सकते हो तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज वहाँ पे काफी हाई है। तो मल्टी कल्चर और मल्टी एथनिसिटी, मल्टी रिलीजियस जो वैल्यूज हैं उनको भी काफी प्रोटेक्ट किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड इस्लाम सभी जो है इंडिया से ही इंडोनेशिया पहुंचे थे। और इंडिया या इसका सबसे बड़ा जो क्रूड पॉम ऑयल है उसका बायर है, खरीदार है। इंडोनेशिया इज स्ट्रॉन्ग इन प्लांटेशन, लो कॉस्ट हाउसिंग, रिटेल, which India needs to develop besides the import of the coal and palm। इसके अलावा जो कोल और पॉम्स के जो अलावा है, इंडिया यहाँ पे क्या करना चाहता है, अपने अपने कंट्रीज में जो है इंडिया अपने वहाँ जो ये अफोर्डेबल हाउसिंग होते हैं, लो कॉस्ट हाउसिंग और रिटेल जो है उनको डेवलप करना चाहता है। तो इस दृष्टिकोण से भी वो काफी क्लोज रिलेशन हो सकता है दोनों देशों के बीच में। इसी तरीके से उदयन यूनिवर्सिटी है जो बाली में, वहाँ पे इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति और धार्मिक अध्ययन को लेकर के, रिलीजियस स्टडी को लेकर के एक डिपार्टमेंट भी है। आप ये देख सकते हो, ये दिस इज उदयन यूनिवर्सिटी, ठीक है। रेकोडा सॉरी रेक्टोराइट यूनिवर्सिटाइज, ये वहाँ पे वहाँ की लैंग्वेज में लिखा हुआ है। सो दिस इज द यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे इंडियन कल्चर और इंडियन रिलीजन को लेकर के एक डिपार्टमेंट भी है। इसी तरीके से सहाबत इंडिया जो फेस्टिवल है इंडोनेशिया का 26 जनवरी 2015 में जिसका उद्घाटन किया गया था, सहाबत इंडिया जो है काफी एक तरीके से कॉर्डियल रिलेशनशिप दिखाता है दोनों देशों के बीच में, जो संबंध है कितने समृद्ध है, यहाँ इस दृष्टिकोण से ये बनाया गया, शुरू किया गया था। और इंटरनेशनल योगा डे काफी उत्साह के साथ जो है वहाँ के 4 शहरों में, जाकार्ता, बाली, मैदान और शुराबाया में मनाया गया था इंडोनेशिया में। तो ये दोनों देशों के बीच में एक तरीके से सॉफ्ट पावर की जो पॉलिसी है उसके तहत संबंधों को दर्शाता है, और जो कल्चरल और जो साझा इतिहास है, साझी संस्कृति है, विरासत है, उस पर एक तरीके से प्रकाश डालता है। आप ये देख सकते हो, ये जो सहाबत इंडिया एक कार्यक्रम था वो यहाँ पे काफी जो है आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके की प्रेजेंटेशन हो रही है शहाबत इंडिया में। सो इट इज वेरी enriched relationship at the front of culture। अब हम यहाँ पे देखते हैं कंप्रिहेंसिव जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, व्यापक रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों के बीच में। दोनों देशों ने 2018 में एक रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया था, ठीक है। और जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच में संबंधों में जो कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको बढ़ाना है 2018 में, ठीक है। रक्षा सहयोग समझौता किया गया था, डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट। इसी तरीके से 2019 में भारत और इंडोनेशिया के बीच में जो संबंध है उसकी स्थापना के 78वीं वर्षगांठ भी थी और मनाई गई थी। और सितंबर 2019 में इंडोनेशिया ने यह घोषणा करी, अनाउंस किया कि जो उसकी राजधानी के बीच में, ठीक है, उसकी राजधानी जो इंडोनेशिया की राजधानी है उसको जकार्ता से बोर्नियो द्वीप समूह पर जो कालीमंतन प्रांत जो प्रोविंस है वहां पर हस्ताक्षरित किया जाएगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन है उसका, दक्षिणी चीन सागर पे। तो इसलिए जो है इंडोनेशिया ने ये स्टेप लिया था। बायलैटरल एक्सरसाइजेस की बात अगर दोनों देशों के बीच में की जाए तो दोनों देश जो है समुद्र शक्ति, द बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइजेस को प्रमोट करते हैं। इसी तरीके से गरुड़ा शक्ति जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, वो भी यहाँ पर आप देख सकते हो प्रमोट किया जा रहा है। गरुड़ा शक्ति एंड समुद्रा शक्ति, दोनों देशों के बीच में संबंधों को लेकर के जो चुनौतियां हैं, कंसर्न्स हैं, उसमें भी चर्चा करते हैं हम यहाँ पे। तो इंडोनेशिया और भारत के जो संबंध है वो जितना ज्यादा साकार हुए हैं, जितना ज्यादा मतलब सच हुए हैं, मतलब ग्राउंड पे दिखाई देते हैं, ठीक है, उसमें उससे ज्यादा उनके बीच में संभावनाएं हैं। तो ये संभावनाओं को
फुलफिल करने के लिए जरूरी है कि इन दोनों देशों के बीच में रिलेशनशिप पर और भी प्रोफाउंडली काम किया जाए। और जो हमारी जो साझेदारी है वो उस तरीके से अभी गति प्राप्त नहीं कर पाई है। जो हमारे पार्टनरशिप है इंडोनेशिया के साथ वो उस तरीके से अभी स्पीड में नहीं आई है। और ऐसा लगता है कि इंडोनेशिया अभी अपने जो उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोकेशन है, जो इसकी असाधारण अवस्थिति है, उसको लेकर के कोई अपना जो स्ट्रेटेजिक विजन होना चाहिए, रणनीतिक विजन। क्योंकि आपने देखा कि काफी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है इंडोनेशिया, तो अभी तक इंडोनेशिया ने अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन को लेकर के कोई स्ट्रेटेजिक विजन जो है डेवलप नहीं किया है, जो कि ये बहुत बड़ी मतलब एक ड्रॉबैक हो सकता है चाइना को अगर काउंटर करने के दृष्टिकोण से देखा जाए तो। चाइना को अगर काउंटर करना है तो इंडोनेशिया को अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन को समझना पड़ेगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोकेशन को, और उसके अकॉर्डिंग जो है डेवलप करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं वे फॉरवर्ड की बात करते हैं। तो वे फॉरवर्ड में दोनों देशों के जो लीडर्स हैं उनको दोनों देशों के बीच में संबंध है उसको काफी यूटिलाइज करना चाहिए, और रेगुलर जो है विजिट्स करना चाहिए। ठीक है। और एशिया में दोनों देशों की जो महत्वपूर्ण रोल है उसको पहचानना पड़ेगा और उस पर काम करना पड़ेगा। और इसी तरीके से जो दोनों देश हैं वो इंडो पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी या सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी सहयोग कर सकते हैं, साझेदार बन सकते हैं, पार्टनर बन सकते हैं। और उनको जो है अपनी जो कॉमन एक तरीके से जो आइडेंटिटी है, जो कॉमन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है जो, उनको पहचानना पड़ेगा। ठीक है। और साझा सामरिक हितों की जो अगर हम बात करें उसको पहचान कर और एक मैरीटाइम पावर के रूप में इंडोनेशिया के साथ एक साझेदारी को विकसित करें दोनों देश मिलकर के। और इस क्षेत्र में सुरक्षा के सभी खतरों को इसमें कवर करना चाहिए दोनों देशों को, भारत को भी और इंडोनेशिया को भी। ठीक। एंड मोर ओवर इंडोनेशिया और भारत की जो संबंध रहे हैं वो सह अस्तित्व को एग्जिस्टेंस की जो अपनी परंपरा रही है उसी के आधार पर एशिया के जो बहुसंख्यक समुदाय हैं उनके साथ धार्मिक अल्पसंख्यकों के सह अस्तित्व के लिए जो है एक कॉम्प्लीमेंट्री मॉडल भी दे सकते हैं। जो जो धार्मिक अल्पसंख्यक रहे हैं, जैसे कि आप इंडिया मेजोरिटी कंट्री है, वहाँ पे सॉरी इंडोनेशिया मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन मुस्लिम है, लेकिन जो और भी जो माइनॉरिटीज के कंट्रीज है, सॉरी जो पॉपुलेशन है, जो जैसे हिंदू हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, उनके साथ जिस तरीके से वो को एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसी तरीके से इंडिया जो है हिंदू मेजोरिटी कंट्री है और मुस्लिम यहाँ पे सेकेंड लार्जेस्ट जो है पॉपुलेशन है मुसलमानों की। तो इसके साथ भी इंडिया जो है में काफी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और लोकतांत्रिक इतिहास इतना मजबूत रहा है दोनों देशों का। इस दृष्टिकोण से दोनों देश जो है एक जो है कॉम्प्लीमेंट्री मॉडल दे सकते हैं पूरी दुनिया को कि आप जो है को एग्जिस्ट कर सकते हैं कल्चरल जो है। ठीक है। क्योंकि आप देखोगे कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहां पे एक तरीके से मल्टी कल्चरलिज्म को विरोध किया जाता है। एक तरीके से अगर बात करें तो मोनो कल्चर को वहां पे काफी बढ़ावा दिया जाता है। जैसे आप सुनते आ रहे होगे फ्रांस में बुर्का बैन कर दिया गया एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो दीज ऑल थिंग्स आर इंडिकेटर्स ऑफ द मोनोकल्चर। तो मोनोकल्चर किसी भी देश के इंटरेस्ट में नहीं है। वहां पे आप क्या है कि आप एक तरीके से काफी रेडिकल व्यू है ये मोनोकल्चर। तो वो आप जो उनको प्रोग्रेसिव जो खुद को कहते हैं तो वो अपने जो क्रिश्चियनिटी है उसी को सुपरियरिटी मानते हैं। और जो भी दुनिया में कई बार आप देखोगे इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के जो संघर्ष होते हैं, तो आप इस तरीके से प्रोग्रेसिव कैसे कर सकते हो अपने आप को। तो ये जो जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो मल्टीकल्चरिज्म को बहुत कम ही फॉलो करते हैं। अमेरिका की बात दूसरी है। अमेरिका का क्या है कि अमेरिका का जो पूरा अमेरिका है वो एक तरीके से मेल्टिंग पॉट आप कह सकते हो। मेल्टिंग पॉट है। मेल्टिंग पॉट मेल्टिंग पॉट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे कोई भी एक आइडेंटिटी नहीं है। जो भी यहाँ पे यहाँ के जो मूल निवासी हैं वो आप रेड इंडियंस हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ ये ब्रिटिश उपनिवेश रहा है तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स भी काफी हैं। यहाँ पे ब्लैक लोग भी आपको दिखाई देंगे जो अश्वेत लोग हैं। ठीक। तो वहां पे जो भी लोग गए हैं उनका कल्चर जो है एक तरीके से मेल्टिंग पॉट का मतलब उसमें डालने के बाद वो सब पिघल करके एक में मिल गया तो उनका एक कल्चर बन गया। तो उनको इस इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम मोनो कल्चर को फॉलो करेंगे नहीं करेंगे।
क्योंकि वो एक मेल्टिंग पॉट को दिखाता है। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो इंडिया और इंडोनेशिया का रिलेशनशिप है वो सह अस्तित्व पर आधारित है, और जिसमें जो भी रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं उनके साथ जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो काफी पीसफुली कोएग्जिस्ट कर रही है। आपने इंडोनेशिया में कभी नहीं सुना होगा कि इस तरह के कोई दंगे हुए हैं, इस तरीके से कोई चीजें हुई। तो ये दोनों देश जो है एक तरीके से एक मॉडल या पूरक मॉडल प्रदान कर सकते हैं विश्व शांति के लिए, जो कि आज काफी जरूरी है। और इंडिया भारत जो है, India can strengthen Indonesia's democratic credentials by advocating its admission in the revived इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका फोरम। इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका फोरम जो मंच है, इसमें जो है इंडोनेशिया के एंट्री के लिए इंडिया एडवोकेट कर सकता है, वकालत कर सकता है, और इंडोनेशिया की जो लोकतांत्रिक वैल्यू है, जो लोकतांत्रिक उसके क्रेडेंशियल्स हैं, उसको काफी तरीके से आप बल प्रदान किया जा सकता है इंडिया के द्वारा इस तरीके का कदम उठाकर। तो आपने देखा यहाँ पे कि इंडोनेशिया और इंडिया का जो रिलेशनशिप है वो एशियन रीजन में, जो इंडो पैसिफिक रीजन है और इंडियन ओशन रीजन है, यहाँ पे कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है। और ये जो 9 स्वाधीन देश थे, उसी समय से ये नॉन अलाइन मूवमेंट्स पे जिस तरीके से काम किया जा रहा है, तो वो उसी समय से ये रिलेशनशिप काफी इनहेंस्ड और काफी आगे बढ़ा हुआ रिलेशनशिप है। और अभी भी उनका वही रोल है जो कि उन्होंने लीडरशिप का रोल किया था, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो आज जिस तरीके से इस पूरे रीजन में चाइना और चाइना का जो डोमिनेशन शुरू हो रहा है, चाइना की जो कॉलोनाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है इंक्रोचमेंट की, और जो चाइना इस पूरे रीजन में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से, मैरीटाइम के माध्यम से, मैरीटाइम सिल्क रूट के माध्यम से एंड स्ट्रिंग ऑफ फॉल्स के माध्यम से जो अपनी प्रेजेंस को बढ़ा रहा है, तो वो एक तरीके से ये जो कंट्रीज हैं उनके सॉवरेनिटी के लिए भी थ्रेट है। और जो आपने जिसको डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी के तहत भी आप देख सकते हो, इसी तरीके की कुछ वो स्टेप्स लेता है। तो इस रीजन को फिर से प्रोटेक्ट करने के लिए ये दोनों देशों का साथ आना काफी जरूरी है। जैसे कि हमने स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखा था इंडोनेशिया का इंडियन ओशन में, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि दोनों कंट्री जो है आगे बढ़कर अपनी लीडरशिप को समझे और फिर से जो है वर्ल्ड को एक तरीके से, जो वर्ल्ड की जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, उनको उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही। फिर अगली क्लास में हम एक एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी के तहत ही इंडिया और थाईलैंड का रिलेशनशिप देखने की कोशिश करेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण है वो आपके एग्जाम के लिए। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। अगर आपको इस टॉपिक में समझाया गया किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं खुद पर्सनली उसका रिप्लाई 24 घंटे के भीतर करूंगा। आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं ताकि अगर जरूरत पड़े तो हम सुधार कर सकते हैं। आप हमसे हमारी ओकुल वेबसाइट, हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल या फिर ईमेल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, और ये सभी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए। और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर करना नहीं भूले ताकि इनसे उनकी भी हेल्प हो सके। इस सेशन में हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्द। तब तक ओकुल के साथ लर्निंग को एंजॉय करते रहें। थैंक यू सो मच।